नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। अब दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी साइंस के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ईवीएस का जो सेक्शन है क्लास 9 और 10 का, उसको हम लोगों ने कवर करना प्रारंभ किया है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो हमारा चैप्टर था उसको कंप्लीट किया। आज की वीडियो हम लोग इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण क्या है इसके विषय में सीखेंगे। और आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम भी क्या है, आवर इन्वायरमेंट यानी कि हमारा पर्यावरण। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। देखिए, पर्यावरण का क्षेत्र जो है वो बहुत विस्तृत है। इस पे पूरी पूरी इकोलॉजी की पूरी पूरी पुस्तक लिखी गई है, मोटी मोटी किताबें हैं, लेकिन यहाँ जो हमारा चैप्टर में जितने पॉइंट दिए गए हैं उसको हम लोग कवर करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज पर्यावरण। देखिए, पर्यावरण शब्द क्या है, आया कहां से, हम सब चीजों को समझते हैं। देखिए, अगर पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण जो है संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि प्लस आवरण। ठीक है, परि प्लस आवरण। देखिए, परि का मतलब होता है चारों ओर या समझ लीजिए कि चारों तरफ, और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। ठीक है, तो पर्यावरण, एक बात ध्यान रखिएगा, ये संस्कृत का शब्द है, परि प्लस आवरण से मिलकर बना हुआ है, चारों ओर से घिरा हुआ क्या होता है, पर्यावरण। क्लियर। इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में पर्यावरण को बोलते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट बोलते हैं, जिसमें से ये इन्वायरमेंट की उत्पत्ति इन वायरोनेर शब्द से हुई है, जो कि आपका एक फ्रेंच शब्द है। अब देखिए कहां से कहां चीजें पहुंच गई, और इसका अर्थ होता है पास पड़ोस। क्या अर्थ होता है, पास पड़ोस। ठीक है, हम लोग एकदम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, फालतू बकवास नहीं करनी है। देखिए, पर्यावरण की बात करें तो परि प्लस आवरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परि का अर्थ है चारों ओर, आवरण का अर्थ है घिरा हुआ, यानी कि हमारे चारों तरफ से जो हमको चीजें घेरी हुई है वो पर्यावरण है। इसका अगर इंग्लिश नाम देखा जाए तो इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट जो शब्द आया है वो इन्वायरोनेर, जो कि फ्रेंच शब्द है, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, और जिसका अर्थ है पास पड़ोस। ठीक है, ये हो गया हमारा पर्यावरण। अब देखिए, पर्यावरण के अंतर्गत अगर हम कहें, जैसे आप ऐसे खड़े हो जाइए, बस चारों तरफ देखिए, सामने मेरे क्या है, स्टैंड है, मोबाइल है, लाइट है, ये सब क्या है, पर्यावरण है। चारों तरफ अगर आप किसी फील्ड में खड़े हो जाएंगे तो आसपास व्यक्ति और व्यक्ति दिखेंगे, पुरुष महिलाएं, गाय भैंस, बहुत सारी चीजें दिखेंगी, वो सब क्या है, पर्यावरण। यानी कि आप जिससे चारों तरफ से घिरे हुए हो सब पर्यावरण है। कुछ चीज आपको दिखेगा, कुछ चीज आपको नहीं भी दिखेगा, जैसे हवा आप देख नहीं पाएंगे लेकिन वो भी पर्यावरण है। ठीक है, तो पर्यावरण के अंतर्गत जितनी सारी चीजें आप देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, महसूस कर रहे हो या नहीं भी महसूस कर रहे हो, वो सब की सब चीजें क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, अब अगर इन सब चीजों को अगर आप देखें तो आपके चारों तरफ क्या क्या दिखाई पड़ता है। देखिए, एक तो मानव दिखाई पड़ते हैं, दूसरे आपके चारों तरफ जानवर दिखाई पड़ते हैं, तीसरे आपके चारों तरफ क्या दिखाई पड़ते हैं, छोटे मोटे जीव, या आप कह सकते हो सूक्ष्म जीव। ठीक है, चींटी वगैरह, और उसके बाद में पौधे। ठीक है, और अगर वही दूसरी तरफ हम बात करें तो आपको क्या दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ दिखाई पड़ते हैं, बड़े बड़े पहाड़ के बाद हम बात करें तो पानी दिखाई पड़ता है आपको, पानी के बाद बात करें तो वायु दिखाई पड़ती है, और दुनिया की तमाम चीजें। ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए तमाम चीजें, यही दो चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, अब देखिए हमने इसको इस तरफ इसलिए लिखा है क्योंकि इनमें जीवन होता है। जीवन मतलब ये जिंदा रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं जैव घटक। क्या बोलते हैं, जैव घटक। और इसको क्या बोलते हैं, अजैव घटक। ठीक है, क्या बोलते हैं, अजैव घटक। क्लियर। तो अब अगर यहां से आप देखें तो पर्यावरण के दो घटक हमें देखने को मिलते हैं। एक क्या है, जो जैविक या जैव घटक, दूसरा क्या है हमारा अजैव घटक। ठीक है, अजैविक या अजैव घटक। ठीक है, पर्यावरण के दो घटक है, एक जैविक एक अजैविक। क्लियर हुआ। जैसे मेज कुर्सी ये जितना भी है ये सब क्या है, अजैव घटक। और जैव की बात करेगा तो जिनमें जीवन है, जो सांस ले सकते हैं, जो वृद्धि कर सकते हैं, जो
प्रजनन कर सकते हैं, वो सब क्या है, जैव है। क्लियर हुआ? तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि जैव तथा अजैव घटकों का परस्पर उपस्थित होना या सम्मिलित होना क्या होता है, पर्यावरण। देखिए इसकी एक और परिभाषा है, कैसे? जैव को हम बोलते हैं सजीव, अजैव को बोलते हैं निर्जीव। तो सजीव तथा निर्जीव घटकों से मिलकर कौन बना होता है, पर्यावरण। शब्द को पकड़िएगा, सजीव तथा निर्जीव से मिलकर क्या बनता है, पर्यावरण, या जैव तथा अजैव से मिलकर क्या बनता है, पर्यावरण। लेकिन अब समझिएगा, हम सांस ले रहे हैं, वायु क्या है, अजैव घटक, हम जैव हैं। दोनों, हमने सांस लिया, वायु अंदर गई, कुछ वायु बाहर आई। गाय भैंसे हैं, उन्होंने घास खाया, या मान लीजिए अनाज वगैरह खाया, ठीक है, या हम इसमें फर्श पे खड़े हैं, मार्कर से हम लिख रहे हैं। तो इन सब प्रक्रिया में आप कोई प्रक्रिया ले लीजिए, नोट गिनना, ये वो करना, लड़ाई झगड़ा, मार उड़, जो भी है दुनिया के कोई भी काम आप ले लीजिए, उसमें आप इंटरेक्ट करते हो। इंटरेक्ट मतलब ये है कि किसी निर्जीव चीज से या तो आप क्रिया कर रहे होंगे और या तो उसके साथ काम कर रहे होंगे। तो इन दोनों चीज को जब हम मिला देंगे, यानी किसको, जब हम अजैव प्लस जैव घटक, अजैव प्लस जैव घटक के बीच कोई क्रिया होती है, कोई क्रिया होती है, कोई अन्योन्य क्रिया होती है, तो उस चीज को कहा जाता है पारितंत्र। क्या कहा जाता है, पारितंत्र। क्लियर? इकोसिस्टम, ठीक है। यानी कि पारितंत्र क्या है, पारितंत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां सजीव निर्जीव से परस्पर क्रिया करते हैं, या जैव और अजैव घटक एक दूसरे से क्रिया करते हैं। उस क्षेत्र को या उस इलाके को हम क्या कहेंगे, पारितंत्र कहेंगे। क्लियर हुआ? आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट? पारितंत्र और पर्यावरण में अंतर समझ में आया? जैसे देखिए, अब ये बोर्ड को समझिए और ये मार्कर को, ठीक है। ये दोनों मान लीजिए एक जैव है, एक अजैव है, तो ये दोनों पर्यावरण के अंतर्गत है। लेकिन जब हमने लिखना प्रारंभ कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये पारितंत्र हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही, जैसे चारों तरफ वायु है, हमसे कोई मतलब नहीं है अगर, तो वो क्या है, वो पर्यावरण के अंतर्गत आता है। लेकिन जब उस वायु से हमने ऑक्सीजन लेना शुरू कर दिया तो वो हमारा पारितंत्र हो जाता है, ठीक। तो पारितंत्र सिस्टम, इकोलॉजी का जो सिस्टम है या इको जो सिस्टम है, उसका अर्थ यही है कि इसमें सजीव और निर्जीव दोनों घटक एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने लगते हैं, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो इस ये जो टर्म है इसको यहां समझे रहिएगा। यहां अगर लिखना होगा तो आप थोड़ा सा लिख सकते हैं पारितंत्र। बाकी मैंने आपको पारितंत्र समझा दिया है कि पारितंत्र होता क्या है, ठीक है। इन दोनों के बीच अगर अन्योन्य क्रिया हो जाएगी तो उसको हम क्या कहते हैं भैया, उसको हम कहते हैं पारितंत्र। क्लियर हुआ? चलिए अब हम समझते हैं। देखिए, अगर हम पारितंत्र की बात करें, अच्छा पारितंत्र तो ठीक हो यार, ऐसा कोई कौन सा इलाका है या ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां हमें ये चीजें देखने को मिलती है, या आप कह सकते हो कि पारितंत्र जहां बहुत विस्तृत मात्रा में हो, ऐसा क्या हो सकता है? हमारी पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या है, पानी। और वो पानी कहां है, महासागरों में। सबसे ज्यादा पानी कहां है, महासागरों में। इसलिए महासागरों में लाखों करोड़ों छोटे मोटे बड़े बड़े जीव रहते हैं। इतने छोटे जीव हैं जो आंख से दिखाई नहीं देंगे, इतना बड़ा जीव है जैसे व्हेल मछली जो सैकड़ों हाथियों को खा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे, दुनिया का सबसे बड़ा, आप कह लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा जो पारितंत्र है, दुनिया का जो सबसे बड़ा पारितंत्र है वो क्या है, वो महासागर है, ठीक है। महासागरों का जो पारितंत्र है वो सबसे बड़ा है, यानी कि वहां बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जो एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करते हैं और वो सबसे ज्यादा विकसित होते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिए। क्लियर हुआ? तो पारितंत्र आपको समझ में आ गया। सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है, हमारा महासागर है। अब देखिएगा, महासागर के पश्चात वन यानी कि जंगल भी पारितंत्र के अंतर्गत आता है। जंगल, अब देखिए जंगल के बाद अगर हम बात करें तो जो तालाब होता है, तालाब,
ये भी पारितंत्र के अंतर्गत आता है। झील हुआ, ये भी पारितंत्र के अंतर्गत आता है। इवन यहां तक जो हम लोग खेती करते हैं, खेत वगैरह, ये भी पारितंत्र के अंतर्गत आता है। अगर हम बागानी कर रहे हैं, बगीचा वगैरह लगा रहे हैं, तो ये भी पारितंत्र के अंतर्गत आता है। एक्वेरियम की बात करें, एक्वेरियम मतलब जो बड़े बड़े घर, बड़े बड़े शौकीन जो लोग होते हैं, वो शीशे में पूरा समुद्र का माहौल बना करके मछली पालते हैं, वो एक्वेरियम बोलते हैं। तो ये भी क्या है, पूरा ये पारितंत्र है। ठीक है, क्योंकि यहां ध्यान देखिए, महासागरों को इंसान ने नहीं बनाया है, सागर को इंसान ने नहीं बनाया है, नदी, झील, तालाब, झरना, वन, इन सबको इंसान ने नहीं बनाया है। इसलिए इन सबको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र। क्या कहते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र। और यही अगर इसकी बात करें तो इसको हम कहते हैं मानव पारितंत्र। ठीक है, क्या कहते हैं, मानव निर्मित पारितंत्र। क्लियर हुआ? इकोसिस्टम आपको समझ में आया? इकोसिस्टम मेड बाय नेचर एंड इकोसिस्टम मेड बाय ह्यूमन, इन दोनों में अंतर आप समझ जाइएगा। ठीक है, यहां भी वही प्रक्रिया होती है, यहां भी प्रक्रिया होती है। ये बहुत बड़े स्केल पे होती है, ये छोटे स्केल पे होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम लोगों ने पारितंत्र को हमने समझ लिया है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पारितंत्र से संबंधित जो कुछ और थोड़ी बहुत घटनाएं हैं, उनको हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखिए, अगर हम पारितंत्र के परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़े, तो देखिए, कोई भी इकोसिस्टम हो, चाहे वन का हो, चाहे समुद्र का हो, कहीं का भी हो, उसमें बहुत सारे जीव होते हैं। अब जो बड़ा जीव है वो छोटे जीव को खा जाता है मार के, या तो छोटा जीव बच के भागे या तो खा जाता है। बड़का वाला खाएगा और छुटका को, छुटका वाला और छुटका को, छुटका वाला और छुटका को, लास्ट में जो गरीब बचेगा, कमजोर बचेगा, वो किसी को मार के तो खा नहीं सकता, तो बेचारा अपना पत्ता पुत्ता खा के जीवन चलाएगा, यानी कि घास फूस खा के जीवन चलाएगा। ठीक है, सेम यही कंडीशन ह्यूमन में भी होती है। अब जैसे धरती मान लीजिए हम लोग हैं, हम लोगों में क्या होता है, अब जैसे हम लोग क्या खाते हैं, अगर मोस्ट ऑफ थिंग्स देखी जाए, पहले के जमाने में क्या था कि जो आदिवासी लोग थे वो जानवरों को मार के खाते थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें डेवलप हुई, अब धीरे धीरे इंसान क्या किया, कृषि की तरफ आया, खेती की उसने, खेती के पश्चात उसको कई सारे सोर्स मिले, फल फूल वगैरह, धीरे धीरे वो खाने लगा, तो मांस की तरफ लोगों का झुकाव कम हो गया धीरे धीरे। ठीक है, पहले तो बहुत खाते थे। तो अब खाने पीने की चीजें काफी उपलब्ध हैं। अब आप खुद एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, अगर मान लीजिए 10 लोग हैं, घर में राशन 10 लोगों के लिए है तो 1 दिन चलेगा, घर में राशन 20 लोगों के लिए है तो 2 दिन चलेगा, घर में राशन 30 लोगों के लिए है तो 3 दिन चलेगा। कहने का तात्पर्य यह है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है, फिर भी मानव जीवित है खा पी करके। इसलिए जीवित है क्यों? क्योंकि यहां पर जो खाने पीने वाली चीजें हैं वो कहीं ना कहीं मानव से या जीवों से ज्यादा है, तभी तो लोग जिंदा है। अगर कम हो जाएगा तो मर जाएंगे। ठीक है, तो अब ये मुद्दा आता है कि यार ये है क्या चीजें। जैसे हम कुछ भी ले लें, अभी मांस को अगर साइड में आप रख देते हो, ठीक है, कुछ भी चीज हो जाए, चाय, ब्रेड, पकौड़ा, ये वो दुनिया भर का कुछ भी ले लीजिए, मिठाई वगैरह, जब भी सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। जब आप उसको डीपली लेके जाएंगे तो आ जाएगा किस पे, प्लांट पे, यानी कि पेड़ पौधों पे। ठीक है, तो सबसे पेड़ पौधे आते हैं और पेड़ पौधों को कहा जाता है उत्पादक। बात को समझिएगा, क्या कहा जाता है, उत्पादक। हम यहां लिख देते हैं पौधे। पौधों के साथ साथ इसमें नील हरित शैवाल होता है, समझ जाइएगा। ठीक है, उसको हम नहीं लिखते हैं। तो उत्पादक के अंतर्गत कौन आते हैं, पौधे। ठीक है, नील हरित शैवाल। ठीक है, इसके साथ साथ अब देखिए, पौधों के बाद में उत्पादक, इन पौधों को जो खाता है वो कौन खाता है। ठीक है, देखिए, इन पौधों को खाने वाले को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोग मतलब जो खाने वाला है वो प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता का जैसे का हिरन हो गया, आपका खरगोश हो गया, मतलब जो केवल साग सब्जी खाते हो। फिर इनको खाने वाले को हम कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। क्या कहते हैं,
द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता जैसे कि भेड़िया वगैरह हो गए, ठीक है। अब इनको भी खाने वाले को हम क्या कहते हैं? तृतीयक उपभोक्ता। क्या कहते हैं? तृतीयक उपभोक्ता। बात को समझिएगा। देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर आप जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, कौन हो गया? खरगोश हो गया। द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आप ले सकते हो भेड़िया हो गया, या मान लीजिए सियार हो गया। और तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आप मान लीजिए कौन हो गया? शेर हो गया, ठीक है। चीता वगैरह भी आप ले सकते हो। अगर आप ध्यान से समझें तो जो पेड़ पौधे यानी कि प्लांट्स वगैरह हैं, उनको खाने वाले को हम प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के साथ साथ इनको हम शाकाहारी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शाकाहारी भी बोल सकते हैं। इनको द्वितीयक वालों को बोल सकते हैं मांसाहारी, क्योंकि ये खरगोश वगैरह को खाते हैं। अब तृतीयक आता है, तृतीयक वाले मतलब बड़े मांसाहारी, ठीक है। कौन? बड़े मांसाहारी, ठीक है। देखिए, इसके पश्चात एक और होते हैं सर्वाहारी, जो सब खाते हैं, लेकिन हम उन पे नहीं जाते हैं। पहले हम अपनी सीरीज को समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब अगर इस पूरे डायग्राम को आप ध्यान से देखें, ध्यान से आप समझें, तो आप ये पाएंगे कि उत्पादक को खा रहे हैं शाकाहारी लोग, शाकाहारी को खा रहे हैं मांसाहारी लोग, और मांसाहारी को खा रहा है बड़े मांसाहारी जैसे चीते वगैरह, ठीक है, उनको वो खा रहे हैं, ठीक। अब आप बताइए, अगर ये बहुत कम हो जाए, मान लीजिए ये बहुत कम हो जाए, तो ये कम हो जाएंगे, और ये कम हो जाएंगे तो ये औरों कम हो जाएंगे, और ये कम हो जाएंगे तो एकदम में समाप्त हो जाएंगे, है ना। इसका तात्पर्य ये है, ये नीचे वाला क्या होता है? ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। नीचे वाला क्या होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। इसके बाद हम बात करें तो इससे थोड़ा कम में उपलब्ध है ये दूसरा वाला, ठीक है। इसके बाद बात करें तीसरे वाले की जो वैल्यू है, या तीसरे वाले का जो उपलब्धता है, वो इससे भी कम है। और लास्ट में जो एकदम तृतीयक बचते हैं, वो सबसे कम मात्रा में है, ठीक है। तो सबसे नीचे कौन आएगा? उत्पादक। उत्पादक बहुत ज्यादा मात्रा में है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं शाकाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता। थर्ड नंबर पे आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, एंड लास्ट वन तृतीयक उपभोक्ता। अब हम इन चीजों को अगर हम देखें ध्यान से, तो समोसे टाइप का शेप बनता है, समोसे टाइप का शेप बनता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पिरामिड। क्या कहते हैं? पिरामिड। किसका पिरामिड? भाई किसका पिरामिड? पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो ये ऊर्जा पाते हैं उसका 90% ऊर्जा अपने यूज में कर लेते हैं, और 10% ऊर्जा क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। सेम चीज ये करते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसको ऊर्जा मिला कितना? 100 में से ये 90 तो खा जाएगा, 10 भेज देगा इसके पास। इसको मिला 10 में से ये 9 खा जाएगा, 1 भेज देगा इसके पास। 1 में से ये 0.9 खा जाएगा, 0.1 भेज देगा इसके पास। तो अगर आप देखें तो हर एक स्टेप में 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है, और 90% ऊर्जा खर्च हो जाती है, ठीक है। यही है ऊर्जा ह्रास का नियम। क्लियर हुआ? यानी कि अगर आप देखें खाद्य स्तर या ऊर्जा पिरामिड में ये देखा गया, या ऊर्जा पिरामिड में ये पाया गया कि प्रत्येक स्तर पे, यानी कि उपभोक्ता से लेकर के उत्पादक से लेकर के प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता तक जाते जाते एनर्जी हर स्टेप में 90% खर्च होती है, या 10% ही ट्रांसफर होती है। और इस प्रकार एकदम लास्ट वाले को बहुत कम ऊर्जा मिलती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है नीचे वालों की,
फिर इनकी, फिर इनकी, फिर इनकी। और यहां आप ध्यान दें तो ऊर्जा हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ भागती है, यानी कि ऊर्जा जो पिरामिड होता है या ऊर्जा का जो ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, वो क्या होता है, एक दिशीय, यानी कि वन डायरेक्शनल। ठीक है, क्या होता है, वन डायरेक्शनल। क्लियर हुआ आपको, समझ में आया टॉपिक? ठीक है, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, ऊर्जा का जो फ्लोएशन होता है या ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो एक दिशीय होता है, नीचे से ऊपर की तरफ। सबसे नीचे उत्पादक, फिर शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता और फिर तृतीयक उपभोक्ता या आपका बड़े मांसाहारी। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऊर्जा पिरामिड। ये आपको ध्यान रखिए, कभी कभी आपसे पूछता है कि ऊर्जा पिरामिड में सबसे शीर्ष पे कौन होता है, तो इतनी 4-5 ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, या कह देगा सबसे नीचे कौन होता है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। क्लियर हुआ? जो चीज यहां समझ में आई होगी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, चलिए अब आपको हमने ऊर्जा पिरामिड समझा दिया, खाद्य स्तर के हिसाब से हमने आपको ऊर्जा पिरामिड समझा दिया। अब देखिए बात को समझिएगा। चलिए, जैसे मान लीजिए हमने आपको कहा कि ये है पौधा। ठीक है, चलिए घास का पौधा, गाजर का पौधा मान लीजिए। इस पौधे को खाया किसने? खरगोश ने। और खरगोश खा के अपना मस्ती में जा रहा था तो दबोच लिया कौन? दबोच लिया भेड़िया, और भेड़िया इसको खा गया। और अब भेड़िया अपना ताव में जा रहा था तो इसको पकड़ लिया शेर, शेर ने इसको मुंडी मरोड़ी और इसको ये चबा गया। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप देखें, शेर तो डायरेक्ट पौधा तो खाएगा नहीं। ठीक है, ये या तो और खरगोश को खाएगा तो भेड़िया खाएगा, जो मिल जाएगा उनको खा लेगा, लेकिन पौधा तो खाएगा नहीं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो आहार आप कह लीजिए, आहार या खाद्य, ठीक है, या क्या कह लीजिए खाद्य, इसकी हम देखें एक श्रेणी बनती है। ठीक है, श्रेणी यानी कि श्रृंखला। क्या बनती है? श्रृंखला। क्या बनती है? श्रृंखला। अर्थात आहार श्रृंखला में यह दर्शाया जाता है या ये दिखाया जाता है कि जानवरों का या जीवों का पोषण स्तर एक क्रम के अनुसार होता है, यानी कि पहले उपभोक्ता, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी का ही क्रम चलता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मांसाहारी आके साग सब्जी खाने लगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, अच्छा ये आहार श्रृंखला है। आहार श्रृंखला की डिफिनेशन आपको समझ में आ गई? अब हम समझते हैं, देखिए इस पौधे को हिरन भी खा सकता है, बिल्कुल सही खा सकता है। अब देखिए इस खरगोश को शेर भी खा सकता है, हिरन को भी शेर खा सकता है, भेड़िया को ये खा सकता है, सॉरी खरगोश को भेड़िया खा सकता है, हिरन को भी खा सकता है। अब इस भेड़िया को शेर खा सकता है। अगर आप जरा ध्यान दें, देखिए पौधे को खरगोश भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, और खरगोश को भेड़िया भी खा रहा है, शेर भी खा रहा है, हिरन को भेड़िया भी खा रहा है, शेर भी खा रहा है। तो आप कहेंगे यार ये क्या हो रहा है, एक बार इधर जा रहा हो, एक बार इधर जा रहा हो, फिर इधर जा रहा हो, फिर ये समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्या बन रहा है ये। एक बार हम देख रहे हैं यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां गया, फिर ये चला गया, ये इसको खा गया, इसको खा गया, ये क्या है, ये क्या है। तो ऐसी संरचना को हम क्या कहते हैं? जाल। और यही सिस्टम को हम क्या कहते हैं? आहार जाल। क्लियर हुआ? आहार श्रृंखला में एक क्रम बताया गया है कि पहले उपभोक्ता आएंगे, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी। लेकिन आहार जाल में बताया गया है कि उपभोक्ता को कई शाकाहारी खा सकते हैं, उन शाकाहारियों को कई मांसाहारी खा सकते हैं, और उन मांसाहारियों को एक बड़ा मांसाहारी खा सकता है। यानी कि पूरी ये संरचना जो है, पूरा सिस्टम उस पर वो टिका हुआ है। ठीक है, और इसी सिस्टम के दम पे पूरा इकोलॉजी बैलेंस होकर चलता है। अगर एक को गड़बड़ाया तो दिक्कत हो जाएगी। समझ में आया आपको? पेड़ पौधे खत्म होंगे तो शाकाहारी खत्म हो जाएंगे, शाकाहारी खत्म होंगे तो जो छोटे मोटे मांसाहारी हैं, सियार वगैरह, वो खत्म हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे तो शेर को भोजन कहां मिलेगा पर्याप्त। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में यही अंतर है। ठीक है, ऐसे समझ जाइएगा कि खाद्य जो श्रृंखला है वो एक समझ लीजिए जैसे कि एक डोरी है, ठीक है, पतली सी, या एक बाल है, और खाद्य जाल की बात करेंगे तो पूरा बाल है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? तो ये बात हो गई खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला की। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को हम समझते हैं। देखिए, इस चैप्टर में एक टर्म आया है जैव आवर्धन। जैव आवर्धन, देखिए जैव आवर्धन का थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए। जैव आवर्धन मतलब ये होता है, इससे जब हम खेती करते हैं तो खेती में यूरिया हो गया, पोटास हो गया, जो खाद डालते हैं वो खनिज लवण के माध्यम से जड़ें उसको सोख लेती हैं, और जब जड़ें सोख लेती हैं तो वही अनाज के रूप में आ जाता है, और जब वही अनाज खाते हैं तो हमारे पेट में आ जाता है। यही कारण है कि आज के समय में बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। पहले लोग खाद का इस्तेमाल नहीं करते थे तो उतने केमिकल हमारी बॉडी में जाते नहीं थे, लेकिन अब किसी न किसी तरीके से केमिकल हमारी बॉडी में आ रहे हैं जो हमको नुकसान कर रहे हैं। तो इसी चीज को कहा गया है जैव आवर्धन। जैव आवर्धन अर्थात कोई भी रासायनिक पदार्थ किसी भी माध्यम से हमारी बॉडी में बढ़ रहा है या लगातार चला जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पर्यावरण में ओजोन की बात कही गई है। मैंने आपको पीछे चैप्टर में समझाया था, यहां भी थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखिए ओजोन का जनरल जो फॉर्मूला होता है O3 होता है। ओजोन जो गैस है वो अल्ट्रावायलेट रेस यानी कि यूवी रेस से हमारी हेल्प करती है, मदद करती है, ताकि हमें स्किन कैंसर वगैरह ना हो। और ओजोन डिप्लीशन या ओजोन लेयर में छिद्र देखा गया है अंटार्कटिक या दक्षिणी ध्रुव वृत्त के ऊपर। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ओजोन, सबसे ज्यादा ओजोन को खतरा है CFC से। CFC मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से सबसे ज्यादा दिक्कत है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, हो जाएगा। चलिए, इसके बाद देखिए दो टर्म छोटे छोटे हैं, जैव निम्नीकरण योग्य और अजैव निम्नीकरण। अजैव निम्नीकरण, देखिए जैव निम्नीकरण योग्य मतलब ऐसी चीजें या खाने पीने की ऐसी चीजें जो समय के साथ सड़ गल के खत्म हो जाएंगी। जैसे आप ले सकते हो कि अनाज ले लीजिए, अनाज के जो पौधे वगैरह होते हैं या कागज वगैरह, ये धीरे धीरे मिट्टी में 2-4 10 दिन 15 दिन बाद ये गल के खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो अनिम्नीकरण वाले हैं जैसे प्लास्टिक, ये जल्दी खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। हालांकि पर्यावरण का टॉपिक बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा लंबा है, जिसका कोई अथा नहीं है, लेकिन हमारी चैप्टर एनसीईआरटी की बुक क्लास 10 में इतना ही दिया था, तो हम इतना ही देखेंगे, बाकी चीजें हम लोग बाद में समझेंगे। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। धन्यवाद।